हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल महाभूत एकेडमी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। मतलब राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022। जैसा कि आप सबको पता होगा कि पिछले कुछ टाइम से राजस्थान में इतने पेपर लीक्स हुए हैं। लगभग हर जो पेपर हुआ है वो उसका एक लीक देखने को सामने आया है, जिससे बेरोजगार जो भी अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स है, जिनकी मेहनत का एक धब्बा लगा है। ठीक है दोस्तों, आप ले लीजिए, रीट का पेपर ले लीजिए, और भी अदर पेपर्स हैं, उनमें ये चीज अपने को देखने को मिली है कि या तो पेपर लीक हो जाते हैं या वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाती। तो इसी चीज के लिए एक एक्ट लाया गया था, जिससे कि जो भी अनफेयर मीन्स हो रहे हैं रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस में, उनको रोका जाए, उनको प्रिवेंट किया जाए। इसी के संदर्भ में गवर्नमेंट 2022 में ये एक्ट लेके आई है। इससे पहले ऐसा नहीं है कि कोई एक्ट नहीं था, एक्ट था। एक्ट 1992 का एक एक्ट था प्रीवियसली भी, बट उसमें कुछ मेजर्स नहीं थे, उसका एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन मान लीजिए या लैक ऑफ एनफोर्समेंट मान लीजिए, जिसकी वजह से ये सब जो चीजें हो रही थी वो रुक नहीं रही थी, जिसकी वजह से इफेक्टिव मेजर्स अपनाने के लिए गवर्नमेंट ने 2022 में ये वाला एक्ट पारित किया था। चीटिंग के मामलों में देखें तो राजस्थान पूरे भारत में नंबर 1 स्टेट है आज की तारीख में। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे जो भी चीटिंग की घटनाएं हो रही है वो सबसे ज्यादा हो रही है। तो आज अपन डील करेंगे इस एक्ट को। ये जो एक्ट है, इसके ओवरव्यू की बात करें तो इस एक्ट के अंदर जो है टोटल 20 सेक्शंस हैं। इस एक्ट की बात करें तो इसमें टोटल जो है 20 सेक्शंस हैं। ठीक है, और इसका एक्ट नंबर है एक्ट नंबर 6। इस एक्ट को लाने का प्रभावी कारण यह भी था दोस्तों कि जो एग्जामिनेशंस हो रहे थे, पब्लिक एग्जामिनेशंस जो हो रहे थे, उन पे लगाम लगाने में सरकार कहीं ना कहीं एक हद तक नाकाम रही थी, जिसकी वजह से एक इफेक्टिव रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए एक लाया गया था, ताकि कोई भी ऐसा पर्सन जो इन चीजों में इन्वॉल्व है उससे इफेक्टिवली डील किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। टोटल सेक्शन इसमें 20 सेक्शंस हैं। ठीक है, एंड इसका एक्ट नंबर जो है वो है एक्ट नंबर 6 ऑफ 2022। एक इसमें लास्ट में जो एक्ट है उसके लास्ट में इसमें 2 शेड्यूल भी मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि डेट ऑफ असेंट है। जो ये वाला एक्ट था, इसको गवर्नर की जो असेंट मिली थी वो मिली थी 5 अप्रैल 2002 को। ठीक है, 5 अप्रैल 2022 को इस एक्ट को गवर्नर के द्वारा असेंट दी गई थी, और जो इसको गजट नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन की जो डेट थी वो थी 6 ऑफ अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल को इसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो इसका सेक्शन नंबर 1 है उस पे आने से पहले इसका एक ऑब्जेक्ट अपन को पता होना चाहिए कि ये एक्ट का लाने का पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है। तो इस एक्ट की तरफ देखें तो इसमें जो दे रखा है वो है, पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोवाइड इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट एंड कर्ब द ऑफेंस ऑफ लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। जो पहला इसका ऑब्जेक्टिव वो है कि जो लीकेज हो रहे हैं क्वेश्चन पेपर्स के, उनको प्रिवेंट करना। ठीक है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इसका वो है टू प्रिवेंट यूज ऑफ अनफेयर मींस एट पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट टू एनी पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन है जो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवा रही है, वो किसी भी पोस्ट के लिए हो चाहिए, उसमें अगर कोई अनफेयर मींस यूज हो रहे हैं पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये एक्ट इंप्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट देखें तो ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट एक
प्रॉपर डेजिग्नेटेड कोर्ट्स भी बनाएंगे जिनमें जो भी पेपर लीक से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं वो स्पेसिफिकली डील किए जाएंगे उन डेजिग्नेटेड कोर्ट्स के द्वारा। ठीक है, या कोई भी मैटर्स जो इनसे देर बाय इंसिडेंटल है उन मैटर्स से भी वही कोर्ट डील करेंगे जिनको यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है डील करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, वो अपन आगे पढ़ेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करेगा डेजिग्नेटेड कोर्ट्स को और कौन से कोर्ट को यहाँ पे डेजिग्नेटेड कोर्ट माना जाएगा, वो अपन आगे डील करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। इसका जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में। तो इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या होगा? इस एक्ट का जो शॉर्ट टाइटल है द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। तो ये है इसका शॉर्ट टाइटल। और ये वाला जो एक्ट है वो होल ऑफ राजस्थान एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ये राजस्थान का लोकल लॉ है इसलिए ये राजस्थान में एप्लीकेबल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल जो भी है उस पे एप्लीकेबल नहीं होता, अदर स्टेट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये सेंट्रल लॉ नहीं है, ये राजस्थान का लोकल एक्ट है, इसलिए ये होल ऑफ राजस्थान में ही एप्लीकेबल होता है, अदर स्टेट्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। फिर बात कर रहा है इट शेल come into force on such date the state government by notification in the official gazette अपॉइंट कर दिए। जिस दिन ऑफिशियल गजट में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा उसी दिन से ये इनफोर्स में आ जाएगा। अब इनफोर्स की अपन ने बात कर ही दी थी कि इसको 6 अप्रैल को नोटिफाई किया गया था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6 अप्रैल 2022 से ये एक्ट पूरे राजस्थान में एप्लीकेबल हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 की बात करें तो सेक्शन नंबर 2 में टोटल जो डेफिनेशन दे रखी है वो दे रखी है टोटल 7 डेफिनेशन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होते हैं, क्योंकि ये एक्ट ही बात कर रहा है जो राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ मेजर्स ऑफ अनफेयर मीन्स के लिए। तो अपन सबसे पहले डील करेंगे पब्लिक एग्जामिनेशन की डेफिनेशन से कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्चुअली में होता क्या है, किसको अपन बोलेंगे कि ये पब्लिक एग्जामिनेशन की कैटेगरी में आएगा। अब इसका मतलब है पब्लिक एग्जामिनेशन मींस एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट टू एनी पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर किसी भी पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसको अपन बोलेंगे कि वो पब्लिक एग्जामिनेशन की कैटेगरी में आएगा। मतलब सीधे सीधे अपन सीधे शब्दों में बात करें तो कोई भी गवर्नमेंट जो एग्जामिनेशन ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी बॉडी अगर कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है तो वो पब्लिक एग्जामिनेशन की कैटेगरी में आएगा। अब वो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है वो या तो स्टेट गवर्नमेंट खुद करवा रही है या उसकी कोई जो ऑटोनोमस बॉडी बना रखी है, उसने स्वायत्त कोई बॉडी बना रखी है वो करवा रही है, या कोई भी अदर ऑथोरिटी बोर्ड या कोई भी कॉरपोरेशन बना रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने, वो कोई एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट करवा रहा है तो इनके द्वारा जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं वो सब पब्लिक एग्जामिनेशन की कैटेगरी में आएंगे। अब शेड्यूल सेकंड में दे रखा है कि कौन कौन से एग्जामिनेशन पब्लिक एग्जामिनेशन की कैटेगरी में आएंगे। तो एक बार अपन शेड्यूल 2 डील कर लेते हैं साथ के साथ ही कि शेड्यूल जो 2 दे रखा है उसके अंदर कौन कौन से एग्जामिनेशंस की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो ये है शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में दे रखा है कि कौन कौन से एग्जामिनेशन पब्लिक एग्जामिनेशन में इंक्लूड किए जाएंगे। तो पहला जो बात कर रहा है वो है कोई भी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जा रहा है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, मतलब आरपीएससी के द्वारा कोई भी अगर एग्जाम कंडक्ट करा जा रहा है तो वो पब्लिक एग्जामिनेशन कैटेगरी में आएगा। दूसरा, कोई भी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जा रहा है राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा, जैसे एलडीसी या सिविल जज के वगैरह का जो पेपर कंडक्ट करवाते हैं वो राजस्थान हाई कोर्ट ही करवाता है, तो ये सब भी पब्लिक एग्जामिनेशन कैटेगरी में आएंगे। इसको अपन आरएचसी भी बोल सकते हैं। तीसरा बात कर रहा है कोई भी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जा रहा है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, आरएसएसबी के द्वारा कोई भी एग्जाम जो कंडक्ट कराया जा रहा है वो भी पब्लिक एग्जामिनेशन में आएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कोई भी एग्जामिनेशन
जो कंडक्ट किया जा रहा है किसी अदर अथॉरिटी या कोई भी एजेंसी या कोई रिक्रूटमेंट कमेटी जो बना रखी है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके द्वारा अगर कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। फिर फिफ्थ बात कर रहा है कि कोई भी रिक्रूट एग्जामिनेशन जो स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज करवा रही है तो वो भी पब्लिक एग्जामिनेशन में आएगा। सिक्स्थ बात कर रहा है कोई भी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवा रहा है कौन, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आरबीएससी के द्वारा कोई भी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाया जा रहा है वो भी पब्लिक एग्जामिनेशन में आएगा। जैसे 10th बोर्ड हो गई, 12th बोर्ड हो गई, 8th बोर्ड हो गई, ये सब भी पब्लिक एग्जामिनेशन के उसमें ही आएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कोई भी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाया जा रहा है राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के द्वारा अगर कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है तो वो भी पब्लिक एग्जामिनेशन में आएगा। इसको अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं आर पी आर पी बी। आरपीबी के द्वारा एग्जामिनेशन भी पब्लिक उसमें आएगा एग्जामिनेशन में। फिर नेक्स्ट 8th बात कर रहा है कोई भी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवा रहा है कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो किसके द्वारा, ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है, तो स्टेट ओन्ड कोई भी पीएसयू है उसको एग्जाम भी पब्लिक एग्जामिनेशन में आएगा। इसके अलावा बात कर रहा है कोई भी अदर एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाया जा रहा है किसी सोसाइटी, कॉरपोरेशन या कोई भी लोकल बॉडी या पीएसयूज जिनको ऑन कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट चाहे उनको सब्सटेंशियली करे मतलब पूरा ऑन करे या पार्शियली पार्टनर हो तो वो वाला एग्जामिनेशन भी पब्लिक एग्जामिनेशन में आएंगे। जो 10th जो बात कर रहा है लास्ट वो है कोई भी एग्जामिनेशन जो नोटिफाइड किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और कंडक्ट करवाए गए हैं किसी एजेंसी के द्वारा जिसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। तो ये जो 10 तरीके की कैटेगरीज दे रखे हैं जिन एग्जामिनेशंस को अपन पब्लिक एग्जामिनेशन की कैटेगरी में मानेंगे। ठीक है। तो आइए फिर से चलते हैं सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन की तरफ। ठीक है। अब हो गया पब्लिक एग्जामिनेशन क्या होता है। ठीक है। अब जो बात करेंगे वो होता है कि एग्जामिनी क्या होता है, तो अपन डील करेंगे डी। एग्जामिनी का मतलब क्या होता है, मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड परमिशन बाय द कंसर्न अथॉरिटी टू अपीयर इन अ पब्लिक। ऐसा कोई भी पर्सन जिसको अथॉरिटी के द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशन में अपीयर करने की परमिशन दी गई है तो ऐसे भी किसी भी पर्सन को अपन एग्जामिनी मानेंगे। मतलब कोई भी पर्सन जिसको एग्जाम में अपीयर होने की परमिशन मिली है वो इस एक्ट के अंदर एग्जामिनी कहलाएगा। और इसके साथ साथ ही इसमें क्या इंक्लूड होगा एग्जामिनी में, एक तो खुद हो गया, दूसरा अगर कोई भी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन के लिए एज ए स्क्राइब नोटिफाई किया गया। कई बार देखा होगा ना कि अपन ने एग्जाम सेंटर्स में कोई मतलब जो दिव्यांग बच्चा है उसको एक स्क्राइब प्रोवाइड किया जाता है जो उसका आंसर शीट लिखता है, तो वो उसको भी अपन एग्जामिनी में यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब पब्लिक एग्जामिनेशन हो गया, एग्जामिनी कौन हो गया, जो उस पब्लिक एग्जामिनेशन में बैठ रहा है। ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो शेड्यूल 1 में दे रखी है वही एग्जामिनेशन अथॉरिटी कराएगी। अब अपन देख लेते हैं कि शेड्यूल 1 में कौन कौन सी अथॉरिटी दे रखी है जिनको अपन यहाँ पे एग्जामिनेशन अथॉरिटी मानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं शेड्यूल 1 की तरफ। ठीक है। तो शेड्यूल 1 में जो दे रखा है वो है 2B। ये देखिए यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है कि एग्जामिनेशन अथॉरिटी कौन कौन होगी। तो इसमें टोटल 10 अथॉरिटी दे रखी है, टोटल 10 अथॉरिटीज मेंशन कर रखी है जिनको यहाँ पे अपन एग्जामिनेशन अथॉरिटी डीम करेंगे। पहला तो हो गया आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, दूसरा राजस्थान हाई कोर्ट हो गया, तीसरा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो गया, फोर्थ हो गया कोई भी अदर अथॉरिटी एजेंसी या कोई भी रिक्रूटमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिसको, फिफ्थ हो गया स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज हो गए, सिक्स हो गया राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब आरबीएससी हो गया, ये भी एग्जामिनेशन अथॉरिटी में आएगा। सेवंथ हो गया राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड हो गया मतलब आरपीबी। एट्थ हो गया कोई भी पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो ओन्ड करता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा।
कोई भी सोसाइटी, कॉरपोरेशन या कोई भी लोकल बॉडी या अदर पीएसयू ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या तो सब्सटेंशियली या पार्शियली, कैसे भी हो सकता है, या कोई भी अदर अथॉरिटी जिसको नोटिफाई किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये 10 तरीके की अथॉरिटीज दे रखी है, जिनको अपन सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन क्लोज के अकॉर्डिंग 2B के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन अथॉरिटी में मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर वो होता है जहाँ पे वो एग्जामिनी बैठ के एग्जाम देता है। मतलब इसमें क्या क्या हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूशन और पार्ट, या तो इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशन का कोई भी पार्ट है, या कोई भी अदर प्लेस जो फिक्स की गई है या यूज की जा रही है फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब पब्लिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट या पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट या कोई अदर प्लेस जो स्पेसिफाई कर रखी है उस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, तो उसको बोलेंगे कि वो एग्जामिनेशन सेंटर कहलाएगा यहाँ पे इस एक्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें इंक्लूड क्या होगा, इसमें इंक्लूड होगा एंटायर प्रेमाइसेस अटैच देयर टू। मतलब जैसे ये हो गया कि ये कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये कोई इंस्टीट्यूट है, ये मान लिया ये इंस्टीट्यूट है, ये ये एक हॉल है, यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स सेंटर है या कोई भी मान लीजिए, यहाँ पे इसके साथ एक अदर बिल्डिंग भी अटैच है। तो ये जो पूरा प्रीमाइसेस है, ये पूरा प्रीमाइस को अपन बोलेंगे कि ये एग्जामिनेशन सेंटर है, ना कि सिर्फ इस एग्जाम हॉल को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है ना, क्योंकि इंक्लूड द एंटायर प्रीमाइसेस अटैच देयर टू। तो ये सारी प्रीमाइसेस जो इस बाउंड्री के अंदर है वो सारी एग्जामिनेशन सेंटर में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर ए, कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या क्या होता है इंक्लूड, कि क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, ओएमआर शीट एंड जो रिजल्ट शीट होती है, तो उनकी प्रिपरेशन करना, प्रिंटिंग करना, उनका सुपरविजन करना, कोडिंग, प्रोसेसिंग, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना उनका, और डिस्ट्रीब्यूट करना, और वापस से फिर स्टूडेंट से कलेक्ट करना। तो ये जितना भी प्रोसेस होगा, ये सारा प्रोसेस कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन कहलाएगा। मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर्स, आंसर शीट, ओएमआर, जो रिजल्ट शीट्स होती है, उनको प्रिपेयर करना, उनकी प्रिंटिंग करना, उनका सुपरविजन रखना, कोडिंग करना उनकी कि पेपर कैसे सेट होगा, प्रोसेसिंग करना उनका, उनको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और वापस से कलेक्ट करना। तो ये जितना भी प्रोसेस है, इसको पूरे प्रोसेस को अपन बोलेंगे कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, और इसमें इवेल्यूशन और डिक्लेरेशन होता है रिजल्ट का। मतलब रिजल्ट का जो इवेल्यूशन होता है और डिक्लेरेशन होता है रिजल्ट का, वो भी इंक्लूड होगा कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन के प्रोसेस में। फिर जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है डेफिनेशन नंबर एफ, अनफेयर मींस। अब अनफेयर मींस में क्या क्या इंक्लूड होगा वो दे रखा है डेफिनेशन नंबर एफ में। अनफेयर मींस में अब दो कैटेगरी दे रखी है। पहला तो है इन रिलेशन टू एन एग्जामिनी, पहला तो दे रखा है एग्जामिनी के संदर्भ में। दूसरा इन रिलेशन टू एनी पर्सन, दूसरे पर्सन के संदर्भ में। तो पहला अपन पढ़ेंगे इन रिलेशन टू एन एग्जामिनी। तो पहला तो बोल रहा है कि एग्जामिनी के संदर्भ में बोल रहा है कि कोई भी एग्जामिनी अगर कोई अनऑथोराइज हेल्प लेता है किसी पब्लिक एग्जामिनेशन में, किसी पर्सन से या किसी ग्रुप से, अब वो चाहे डायरेक्टली ले रहा हो या इनडायरेक्टली ले रहा हो, या मटेरियल रिटर्न पर्चे लिख के ले जाता है ना, उसको उसकी हेल्प ले रहा है अगर, या कोई भी रिकॉर्डेड, कॉपीड, प्रिंटेड, किसी भी फॉर्म में अगर वो अनऑथोराइज हेल्प ले रहा है किसी पब्लिक एग्जामिनेशन में, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जैसे ब्लूटूथ लगा लिया कान में, तो ये सब चीजें इंक्लूड हो जाएगी अनफेयर मींस में। तो अगर कोई भी एग्जामिनी ये सब चीजें कर रहा है तो ये माना जाएगा कि वो पब्लिक एग्जामिनेशन में अनफेयर मींस यूज कर रहा है। ठीक है, तो पहला तो हो गया अनऑथोराइज हेल्प ले रहा है। अब पब्लिक एग्जामिनेशन, अब वो
अनऑथराइज हेल्प में कुछ भी हो सकता है कि वो कोई मटेरियल, रिटर्न मटेरियल लेके गया हो, या कोई भी रिकॉर्डेड या प्रिंटेड कॉपीड मटेरियल लेके गया हो, या किसी इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से वो चीटिंग कर रहा हो, तो ये सब मानेंगे कि अपन कि वो अनफेयर मीन्स यूज कर रहा है पब्लिक एग्जामिनेशन में। ठीक है। सेकंड बात करें इन रिलेशन टू एनी पर्सन। अब अदर पर्सन की बात कर रहा है कि या तो वो इम्पर्सोनेट कर रहा है, लीक कर रहा है, या अटेम्प्ट टू लीक कर रहा है, कॉन्स्पायर कर रहा है लीक करने को क्वेश्चन पेपर को। तो ये सब चीजें करने के लिए वो कर रहा है। ठीक है। दूसरा, वो प्रोक्योर या अटेम्प्ट टू प्रोक्योर कर रहा है, मतलब प्रोक्योर कर रहा है और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर कर रहा है, अपने खुद की पोजीशन में रख रहा है, अटेम्प्ट टू परचेज कर रहा है क्वेश्चन पेपर बाय यूजिंग अनऑथराइज मैनर में, वो अपने पास क्वेश्चन पेपर को परचेज कर रखा है। टू सोल्व और अटेम्प्ट टू सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, या असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, करवा रहा है क्वेश्चन पेपर को सोल्व कराने के लिए अनऑथराइज मैनर में, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली असिस्ट कर रहा है एग्जामिनी को पब्लिक एग्जामिनेशन में। ठीक है, इन एनी अनऑथराइज मैनर में। तो ये सारी चीजें अगर हो रही है तो ये माना जाएगा कि अनफेयर मीन्स हो रहा है पब्लिक एग्जामिनेशन। ये सारी चीजें अनफेयर मीन्स में इंक्लूड होगी। ठीक है। इसका एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एक्सप्लेनेशन ये बोल रहा है कि एनी पर्सन ऑल्सो इंक्लूड एन एग्जामिन। एनी पर्सन में एग्जामिनी इंक्लूड होगा, एग्जामिनी को भी एनी पर्सन में इंक्लूड किया जाएगा। फिर लास्ट डेफिनेशन दे रखी है, इसकी डेफिनेशन 7 जो जी की बात कर रहा है, वो सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि कोई भी वर्ड्स और एक्सप्रेशन जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं पर यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, बट वो इंडियन पिनल कोड मतलब आईपीसी 1860 में डिफाइन कर रखा है, तो वहां पे जो उनका मीनिंग दे रखा है वो सेम मीनिंग यहाँ पे भी अपन ले लेंगे एज इट इज। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 बात कर रहा है प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। ये सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि कोई भी पर्सन अनफेयर मीन्स यूज नहीं करेगा पब्लिक एग्जामिनेशन में। ठीक है। किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन में कोई भी पर्सन अनफेयर मीन्स यूज नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पोजीशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर। फोर्थ, कोई भी पर्सन जो ऑथोराइज नहीं है उसकी ड्यूटी में इन कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन, कोई भी अनऑथोराइज पर्सन जो ऑथोराइज नहीं है, ठीक है, वो बिफोर द टाइम फिक्स टाइम से पहले ना तो ओपन करेगा ना ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्वेश्चन पेपर्स को। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कोई भी पर्सन जो ऑथोराइज नहीं है वो टाइम से पहले ना तो ओपन करेगा ना ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्वेश्चन पेपर्स को। सीधी सीधी बोल रहा है ये। ठीक है। इसमें नीचे दे रखा है, 2 कैटेगरी मेंशन भी कर रखा है कि ओपन नहीं करेगा, लीक नहीं करेगा, प्रोक्योर भी नहीं करेगा, ना ही वो अटेम्प्ट टू प्रोक्योर करेगा, ना ही पोजीशन में लेगा, और ना ही सॉल्व करेगा किसी क्वेश्चन पेपर को या पोर्शन और कॉपी। ठीक है। कोई भी पर्सन जो ऑथोराइज नहीं है वो ये सब काम नहीं करेगा। दूसरा, गिव एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और प्रॉमिस टू गिव सच कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू एनी पर्सन और एग्जाम। ना ही वो ऐसी किसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी पर्सन या एग्जामिनी को देने के लिए प्रॉमिस करेगा जहां पे वो कॉन्फिडेंशियल रिलेशन इंफॉर्मेशन जो है इज रिलेटेड टू और इन रेफरेंस टू सच क्वेश्चन पेपर। तो मतलब उस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो तो ना ही किसी पर्सन को वो डिस्क्लोज करेगा, ना ही डिस्क्लोज करने का प्रॉमिस करेगा, और ना ही एग्जामिनी को करेगा। ठीक है। तो फोर्थ ये सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि कोई भी पर्सन जो ऑथोराइज नहीं है वो टाइम से पहले ना तो पेपर को खोलेगा, ना ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ना लीक करेगा, और ना ही उसके रेफरेंस में कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको किसी को डिस्पोज करेगा, किसी को भी पर्सन को नहीं देगा, अदर पर्सन को। फिफ्थ बोल रहा है प्रिवेंशन ऑफ लीकेज बाय पर्सन इंटरेस्टेड और एंगेज विद पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो इंटरेस्टेड है, नो पर्सन who is interested or engaged with any work pertaining to public examination, पब्लिक एग्जामिनेशन के pertaining कोई भी ऐसा पर्सन जो उस पब्लिक एग्जामिनेशन से इंटरेस्टेड या एंगेज है उस पब्लिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने में, तो वो पर्सन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
divulge or cause to be divulge or make known to any person any information or part which has come to his known knowledge। ठीक है, तो कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन से कंसर्न इंटरेस्टेड या एंगेज पर्सन कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसके पास आई है, कोई भी नॉलेज जो उसके पास आई है उसके दौरान, सिर्फ इस वजह से कि वो उससे इंटरेस्टेड है, तो वह ऐसी इंफॉर्मेशन को किसी भी आगे पर्सन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा, ना ही करवाएगा। मतलब जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन आई है वो सिर्फ अपने तक ही रखेगा, ना कि दूसरे को भी प्रोवाइड करेगा। ये वही चीज हो गया कि रक्षक भक्षक नहीं बनेगा, क्योंकि अगर रक्षक ही भक्षक बन गया तो फिर तो पूरा ही गेम ओवर हो गया। इस एक्ट को लाने का पर्पज ही पूरा निराधार हो जाएगा। अगर जो पर्सन इंटरेस्टेड है वही ऐसा काम करने लग गया तो इस एक्ट को लाने का जो मोटिव था वही डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये सेक्शन नंबर 5 प्रिवेंशन करता है ऐसे किसी पर्सन को। नेक्स्ट बात कर रहा है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 बात कर रहा है अनऑथोराइज पोजीशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट्स और ओएमआर इन एनी फॉर्म। तो कोई भी पर्सन जो लॉफुली ऑथोराइज नहीं है और ना ही परमिटेड है, ठीक है, कोई भी अनलॉफुल पर्सन जो ऑथोराइज नहीं है ना ही परमिटेड है, तो वो जो टाइम फिक्स है डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो टाइम फिक्स किया हुआ है, उस टाइम से पहले ना तो प्रोक्योर करेगा, ना ही अटेम्प्ट टू प्रोक्योर करेगा, ना ही अपने पोजीशन में लेगा। ऐसे किसी भी क्वेश्चन पेपर को और आंसर शीट को और ओएमआर शीट और एनी पोर्शन और कॉपी जो उसका है उसको समय से पहले वो अपनी पोजीशन में नहीं लेगा और ना ही उसको प्रोक्योर करेगा। इम्पार्ट और ऑफर टू इम्पार्ट, ठीक है, कोई भी ऐसी सूचना नहीं देगा और ना ही देने का प्रस्ताव करेगा जो उसके पास आई है, ठीक है, इस दौरान। तो 6 इतना सा बोल रहा है कोई भी जो अथॉराइज पर्सन नहीं है, जिसको परमिटेड नहीं कर रखा है, वो जो टाइम फिक्स किया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर उससे पहले ना ही तो पोजीशन लेगा उसकी, ना प्रोक्योर करेगा कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर आंसर शीट को, और जो कोई भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड तो ना ही उसको इंफॉर्मेशन सूचना देगा किसी को, ना ही देने का प्रस्ताव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 बात कर रहा है प्रोहिबिशन टू एंटर इन एग्जामिनेशन सेंटर। prohibition to enter in examination center, no person who is not interested or engaged with the work। मतलब कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही एंगेज है पब्लिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने में, तो वो ऐसा पर्सन एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर नहीं करेगा। मतलब जो पर्सन ऑथराइज है वही एंट्री ले सकता है उस प्रीमाइसेस में, या कोई जो एग्जामिनी है वही एंट्री ले सकता है, इन अलावा कोई भी पर्सन। अब जैसे आप पेपर देने गए, ये नहीं है कि आप अपने साथ अपने दोस्त को भी ले जाओगे, वो वाली बात करता है सेक्शन नंबर 7। ठीक है, ये बोल रहा है ना कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही एंगेज है परटेनिंग टू पब्लिक एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो शेल एंटर द प्रीमाइसेस ऑफ द, वो ऐसा कोई भी पर्सन जो है वो एंटर नहीं करेगा एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है, 8th बात कर रहा है नो प्लेस अदर देन एग्जामिनेशन सेंटर शेल बी यूज फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन। ये बात कर रहा है कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड और एंगेज नहीं है परटेनिंग टू पब्लिक एग्जामिनेशन में, तो वो क्या करेगा, यूज और कोज टू, ऐसी कोई भी प्लेस जो एग्जामिनेशन सेंटर के अदर देन है उसको यूज नहीं करेगा फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग पब्लिक एग्जामिनेशन। मतलब जिस प्लेस को पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए फिक्स किया गया है उसी प्लेस पे पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, उसके अदर देन कोई भी प्लेस जो है उस पे पब्लिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक्स स्कूल के लिए परमिशन मिली थी पर वो नहीं है तो वाई पे भी अपना एग्जामिनेशन करवा ले, ऐसा नहीं है। एक्स स्कूल फिक्स हुआ है तो एक्स स्कूल पे ही एग्जामिनेशन होगा, जो प्लेस फिक्स हुआ है उस पे ही होगा, उसके अलावा दूसरे प्लेस पे नहीं करवा सकते। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 बात कर रहा है ऑफेंस बाय मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये बात कर रहा है वेन एवर एन ऑफेंस, इस एक्ट में जब भी कोई ऑफेंस कमिट किया गया है बाय द मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और अदर्स,
तो इन चारों के अलावा कोई, इन चारों के द्वारा अगर कोई ऑफेंस किया गया है इस एक्ट में, तो कोई भी पर्सन जो जिस टाइम ऑफेंस कमिट हो रहा है उस टाइम या तो इंचार्ज था या रेस्पॉन्सिबल था उसके टू द मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशन और एलएलपी के लिए। तो कोई भी पर्सन जो इंचार्ज था और रेस्पॉन्सिबल था ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, तो उस पर्सन के साथ साथ वहां का जो मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशन है और जो एलएलपी है, वो दोनों ही गिल्टी कहलाएंगे ऑफेंस के लिए और फिर लाइबल होंगे टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश किया जाएगा उनको फिर अकॉर्डिंगली इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कभी भी कोई जो ऑफेंस है अगर कमिट किया गया है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन या एलएलपी के द्वारा, तो कोई भी पर्सन जो उस टाइम या तो इंचार्ज है या रेस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट के लिए, तो दोनों ही, एक तो वो पर्सन एज वेल एज जो वहाँ का मैनेजमेंट और जो इंस्टीट्यूशन एलएलपी होगा, वो भी गिल्टी कहलाया जाएगा ऑफेंस के लिए इस एक्ट में और फिर लाइबल होंगे प्रोसीडर करने के लिए और उनको फिर उसके अकॉर्डिंग ही पनिश किया जाएगा। इसका प्रोवाइजो क्या बोल रहा है? इसका प्रोवाइजो ये बोल रहा है कि कोई भी ऐसे पर्सन को लाइबल नहीं किया जाएगा पनिशमेंट के लिए अगर वो ये प्रूव कर देता है कि जो ऑफेंस हुआ है वो विदाउट उसकी नॉलेज के हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है उसके विदाउट नॉलेज हुआ है और उसने अपना फुल ड्यू डिलिजेंस यूज किया था उस ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए। तो ऐसा कोई भी पर्सन अगर ये प्रूव कर देता है कि जो ऑफेंस हुआ था उसके नॉलेज के बिना हुआ था और उसने अपना ड्यू डिलिजेंस यूज किया था उस ऑफेंस को कमिट होने से रोकने के लिए, तो फिर उस पर्सन को एग्जाम कर दिया जाएगा, उस पर्सन की कोई भी लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है। सेकंड बात कर रहा है कि अगर ये प्रूव हो जाता है वेयर ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में कोई भी ऑफेंस जो कमिट हुआ था मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन या एलएलपी या किसी अदर के द्वारा, और ये प्रूव हो जाता है, इट इज प्रूव दैट, ये प्रूव हो जाता है कि जो ऑफेंस कमिट हुआ था वो विद द कंसेंट कन्वीनियंस और एट्रीब्यूटल था टू एनी नेग्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ एनी डायरेक्टर पार्टनर मैनेजर सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द मैनेजमेंट। तो फिर जो वो पार्टनर डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी है और जो अदर ऑफिसर है वो भी गिल्टी कहलाया जाएगा ऑफेंस के लिए और फिर उसको अकॉर्डिंगली पनिश किया जाएगा। मतलब इसका सेकंड वाला ये बोल रहा है कि ऑफेंस किया गया है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा और ये प्रूव हो गया है कि जो ऑफेंस हुआ है वो वहां का जो डायरेक्टर पार्टनर मैनेजर सेक्रेटरी और जो अदर ऑफिसर था उसकी कंसेंट से हुआ है, उसकी कन्वीनियंस से हुआ है और एट्रीब्यूटल था उसके नेग्लेक्ट के द्वारा जिसकी वजह से ऑफेंस हुआ है, तो फिर वो जो पर्सन है पार्टनर डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी वो उसको भी गिल्टी यहाँ पे अपन कहलाएंगे और पनिश किया जाएगा फिर उसको अकॉर्डिंगली। सेक्शन नंबर 10 बात कर रहा है पेनल्टीज की। पेनल्टी क्या होगी इस एक्ट में अगर कोई ऑफेंस किया गया है? तो पहला तो बोल रहा है इफ एनी एग्जामिनी, अगर कोई एग्जामिनी इंडल्ज है किसी अनफेयर मींस में, अब अनफेयर मींस वही होंगे जो अपन ने 2F1 में डील किए थे, डेफिनेशन में डील किए थे ना कि अनफेयर मींस क्या होगा एग्जामिनी के संदर्भ में। तो ये बोल रहा है कि कोई भी एग्जामिनी अगर इंडल्ज हो रहा है अनफेयर मींस में तो फिर उसको लाइबल किया जाएगा और पनिश किया जाएगा इम्प्रिजमेंट से। अब वो जो इम्प्रिजमेंट है वो हो सकती है में एक्सटेंड टू 3 years, 3 साल तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है और लाइबल होगा फाइन के लिए भी, मतलब 3 years प्लस फाइन। ठीक है, मैक्सिमम 3 years एंड फाइन, और फाइन जो होगा शेल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज, कम से कम 1 लाख रुपए का फाइन होगा और अगर वो डिफॉल्ट कर देता है फाइन को पेमेंट करने के लिए तो फिर वो लाइबल्ड हो जाएगा, फिर पनिश विद इम्प्रिजनमेंट और आइडरेशन फॉर द टर्म ऑफ 9 months। तो उस डिफॉल्ट के लिए फिर प्लस 9 months एडिशनल हो जाएंगे। ठीक है, तो जनरल केस में तो क्या हो गया कि मैक्सिमम 3 साल तक की सजा और फाइन 1 लाख, कम से कम 1 लाख रुपए का।
और अगर वो फाइन देने से वो डिफॉल्ट कर जाता है, फाइन का पेमेंट नहीं कर देता है, तो उसके लिए फिर उसको अलग से सजा मिलेगी, जो होगी फॉर ए टर्म ऑफ 9 मंथ, 9 महीने की सजा उसको अलग से फिर निकालनी पड़ेगी जेल के अंदर। ठीक है। सेकंड इसका बोल रहा है, कोई भी पर्सन, इफ एनी पर्सन, आप इस एनी पर्सन में एग्जामिनी भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है। कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग एग्जामिनी, अब वो चाहे इंटरेस्टेड और ऑथोराइज है या नहीं है पब्लिक एग्जामिनेशन के कंडक्ट से। ठीक है। वो चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे ऑथोराइज हो या नहीं हो, इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, तो अगर कोई भी पर्सन कॉन्स्पिरेसी कर रहा है या अदरवाइज इंडल्ज हो रहा है अनफेयर मीन्स में, या कॉन्ट्राविन कर रहा है इस एक्ट के किसी प्रोविजंस को। ठीक है। तो इसमें चार चीजें हो गई कि कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग एग्जामिनी, अगर वो कॉन्स्पायर कर रहा है या अनफेयर मींस का यूज कर रहा है या करवा रहा है इस एक्ट में, और इस एक्ट के कोई भी प्रोविजंस को अगर कॉन्ट्राविन कर रहा है या अबेट कर रहा है उनको कॉन्ट्राविन करने के लिए, तो वो उसको फिर पनिश किया जाएगा, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट, उसको सजा दी जाएगी, उसको कारावास में भेजा जाएगा। और जो इम्प्रिजमेंट की सजा है वो है नॉट लेस देन 5 years, मतलब कम से कम 5 साल की उसको जेल में बिताने पड़ेंगे, जो एक्सटेंड हो सकती है टू इम्प्रिजमेंट ऑफ 10 years, मतलब 5 साल से लेके और 10 साल तक की उसको सजा मिल सकती है। और साथ ही साथ सजा के साथ साथ उसको फिर लाइबल होगा, पनिश, वो लाइबल होगा फाइन के पेमेंट करने के लिए भी। और जो फाइन होगा वो कम से कम होगा 10 लाख रुपए का, मतलब जो फाइन होगा वो होगा कम से कम 10 लाख रुपए का, बट विच में एक्सटेंड टू 10 करोड़, और जो एक्सटेंड हो सकता है 10 करोड़ रुपीज से। ठीक है। मिनिमम जो फाइन होगा वो होगा 10 लाख रुपए का। ठीक है। और फिर एक्सटेंड हो सकता है 10 करोड़ तक। तो ये है इस एक्ट का महत्वपूर्ण प्रोविजन, जिस एक्ट की वजह से इसका थोड़ा माना जा रहा है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा, और आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें जो पेपर लीक हो रहे हैं, अनफेयर मींस की जो घटनाएं देखने को मिल रही है, उसमें बहुत हद तक एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा आगे वाले एग्जाम्स में। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो पनिशमेंट का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 10 करोड़ रुपए का यहाँ पे फाइन का प्रोविजन भी कर दिया। ठीक है। और मान लीजिए इसमें फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर डिफॉल्ट कर दिया फाइन का पेमेंट करने से, तो फिर उसको उसके लिए अलग से इम्प्लीमेंट प्रोवाइड करी जाएगी, जो होगी फॉर अ टर्म ऑफ 2 years। ठीक है। तो अगर डिफॉल्ट कर दिया जाएगा तो उसके लिए फिर 2 साल उसको अलग से जेल में निकालने पड़ेंगे। ठीक है। इसका प्रोवाइजो बोल रहा है कि द कोर्ट में फॉर एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन द जजमेंट इम्पोज ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ लेस देन। इसमें सिर्फ इतना सा बोल रहा है कि कोर्ट को अगर लग रहा है कि अगर लेस देन 5 years से कम की इम्प्रिजनमेंट देनी है, तो उसके लिए फिर वो अपना स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड कर लेगी। ठीक है। अगर उनको 5 साल से कम की सजा देनी है तो। नेक्स्ट बात कर रहा है सेक्शन नंबर 11, डिपार्टमेंट ऑन कन्विक्शन। सेक्शन 11 बात कर रहा है कि कोई भी एग्जामिनी, किसी भी एग्जामिनी को अगर इस एक्ट में किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया गया है, तो फिर वो जो एग्जामिनी है वो डिबार्ड हो जाएगा किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन में बैठने के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, मतलब वो आने वाले 2 साल में किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन में फिर वो बैठने के लिए परमिसेबल नहीं होगा। ठीक है। उसको डिबार्ड कर दिया जाएगा आने वाले 2 साल में किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। 12th बात कर रहा है अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल होल्ड और बी इन पोजेशन ऑफ एनी प्रोसीड्स ऑफ एनी ऑफेंस। कोई भी पर्सन, ऐसा किसी भी पर्सन ने अगर इस एक्ट में कोई ऑफेंस किया है, तो उससे जो ऑफेंस करने से जो भी प्रोसीड्स आ रहा है, उसके पास जो भी पैसा आ रहा है, प्रॉपर्टी आ रही है, तो ऐसा कोई भी पर्सन उसकी पोजेशन में नहीं रख सकता उस पैसे और प्रॉपर्टी को। तो ये प्रिवेंशन की बात कर रहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन होल्ड नहीं कर सकता उन प्रोसीड्स को अपनी पोजीशन में। फिर सेकंड बात कर रहा है कि कोई भी ऑफिसर, अगर उसको रीजन टू बिलीव है, किसी भी ऑफिसर को अगर ऐसा लग रहा है
रीजन टू बिलीव कि देख कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको ऐसा लग रहा है कि वो किसी ऑफेंस के द्वारा अर्जित की गई है इस एक्ट में उस पर्सन के द्वारा, ठीक है, तो वो पर्सन फिर क्या करेगा, विद द प्रायर अप्रूवल इन राइट स्टेट गवर्नमेंट की रिटर्न प्रायर अप्रूवल लेके सीजर उस प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। अब वो जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल दोनों हो सकती है, ठीक है। और जहां पे मान लीजिए उस ऑफिसर को प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, उस ऑफिसर जो है उसको रीजन टू बिलीव हो रहा था ना कि वो जो प्रॉपर्टी है वो किसी ऑफेंस के द्वारा आई गई है, तो अगर उसको प्रैक्टिकेबल नहीं लग रहा है कि सीज करने के लिए वो प्रैक्टिकेबल नहीं लग रहा उसको, तो वो फिर अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर देगा कि उस प्रॉपर्टी को जाके अटैच कर दो। उसके बाद जो वो प्रॉपर्टी है वो फिर ट्रांसफर नहीं हो सकती किसी भी अदर पर्सन को विद द एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर। उस पर ऑफिसर की परमिशन के बिना फिर वो आगे फर्दर ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो वो अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर देगा उस प्रॉपर्टी के लिए अगर उसको लग रहा है कि वो सीज नहीं कर सकता, ठीक है। और एज द केस में भी designated court or copy of such order shall be served on the person concerned, ठीक है। जो अटैचमेंट का ऑर्डर होगा उस पर्सन को दे देगा और डेजिग्नेटेड कोर्ट भी अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है, और कॉपी दे देंगे फिर उस पर्सन को जिसकी प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए ऑर्डर पास किया गया है। थर्ड बात कर रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सेल ड्यूली इन्फॉर्म द डेजिग्नेट, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो डेजिग्नेटेड कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा विद इन 48 आवर्स। 48 आवर्स जब से उसने सीज किया है तो सीज करने के 48 घंटे के अंदर अंदर या अटैचमेंट करने के 48 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन फिर इस चीज की रिपोर्ट इन्फॉर्म करेगा डेजिग्नेटेड कोर्ट को, जो भी यहाँ पे इस एक्ट में कोर्ट को डिजाइन कर रखा है। फिर फोर्थ बोल रहा है शेल बी ओपन टू डेजिग्नेटेड कोर्ट। अब जो डेजिग्नेटेड कोर्ट के पास इंफॉर्मेशन आए तो अब डेजिग्नेटेड कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो या तो कंफर्म कर सकता है या रिवोक कर सकता है ऑर्डर ऑफ सीजर और अटैचमेंट को, ठीक है। जो भी अटैचमेंट और सीजर का ऑर्डर जो ऑफिसर ने दिया था ऊपर उसके अब वो कंफर्म भी कर सकता है और उस ऑर्डर को रिवोक भी कर सकता है जो भी डेजिग्नेटेड कोर्ट है, ठीक है। फिर इसका प्रोवाइजो बात कर रहा है कि जो भी डेजिग्नेटेड कोर्ट है वो शेल नॉट पास एन ऑर्डर, डेजिग्नेटेड कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगा वो जो उसको अपॉर्चुनिटी दिए बिना, जिसकी प्रॉपर्टी अपन अटैच या सीज कर रहे हैं उस पर्सन को सुने बिना कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगा डेजिग्नेटेड कोर्ट। फिफ्थ बात कर रहा है वेयर द अक्यूज हैज बीन कन्विक्टेड ऑन ऑफेंस। मान लीजिए इस एक्ट में अक्यूज को कन्विक्ट कर दिया तो डेजिग्नेटेड कोर्ट जो है वो क्या करेगा, इन एडिशन टू अवॉर्ड पनिशमेंट अवॉर्ड करने के साथ साथ ही वो एक रिटर्न ऑर्डर भी पास कर सकता है कि जो वो प्रॉपर्टी है उस पर्सन की चाहे मूवेबल या इमूवेबल, ठीक है, वो शैल स्टैंड कॉन्फिस्केटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्ब्रेंसेस, उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा, वो जो प्रॉपर्टी है वो फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगी। ऐसा ऑर्डर भी डेजिग्नेटेड कोर्ट पास कर सकता है, ठीक है। सेक्शन नंबर 13 बात कर रहा है लाइबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू पे ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन या जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है उनका कोई भी पर्सन अगर गिल्टी फाउंड हो गया इस एक्ट में ऑफेंस करने के लिए, तो सेक्शन 10(2) में अपन ने जो पढ़ा था ना, तो उसमें अगर कोई भी ऑफेंस करने के लिए वो अगर उसको गिल्टी फाउंड कर लिया गया है, ठीक है, तो फिर जो भी फिर क्या बोल रहा है, तो शैल बी लाइबल टू पे ऑल कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड, तो फिर उस जो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने का जितना भी खर्चा था जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ था फिर उस पर्सन से रिकवर किया जाएगा, उससे वो पर्सन लाइबल होगा फिर इतना एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करने के लिए जो भी डेजिग्नेटेड कोर्ट डिसाइड करेगा, और फिर उसको आगे फ्यूचर के लिए बैन किया जाएगा, वहां पे फिर उस इंस्टीट्यूशन में कभी भी कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक बार ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो फिर वहां पे कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है।
14 बोल रहा है ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। 14 सिर्फ इतना सा बात कर रहा है कि जो भी ऑफेंस होगा इस एक्ट में वो कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और साथ ही नॉन कंपाउंडेबल भी होगा, मतलब अशमनीय होगा। संज्ञा संज्ञा होगा ऑफेंस, ठीक है। नॉन बेलेबल होगा मतलब जमानत नहीं मिलेगी इस ऑफेंस के लिए, उसको जितना टाइम है वो सारा जेल में बिताना पड़ेगा, ना ही वो कंपाउंडेबल हो सकता है बाद में फिर। मतलब एक बार जितनी सजा मिल गई वो फिर कंपाउंड नहीं होगी, उसको पूरी सजा पूरी करने के बाद ही बाहर निकाला जाएगा। 15 बात कर रहा है इन्वेस्टिगेशन टू द ऑफेंस। अब 15 बात कर रहा है इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा इस एक्ट में कोई भी ऑफेंस हुआ है उसकी। तो कोई भी पर्सन नॉट बिलो रैंक ऑफ एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो एडिशनल एसपी से नीचे की रैंक का कोई भी ऑफिसर इस एक्ट में ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। उससे ऊपर कोई भी ऑफिसर कर सकता है बट एडिशनल एसपी से नीचे की रैंक का कोई भी ऑफिसर इस एक्ट में जो ऑफेंस हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। 16 बात कर रहा है केस ट्राइबल बाय द डेजिग्नेटेड कोर्ट। सीआरपीसी में या अदर किसी लॉ में कोई भी बात कह रहे हो उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। ये इतना ये बोल रहा है कि जो ऑफेंस स्पेसिफाई किए गए इस एक्ट में उनको ट्राई किया जाएगा जो भी कोर्ट यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है उसके द्वारा। जिस कोर्ट को यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है उसके द्वारा ही यहाँ पे ऑफेंस को ट्राई किया जाएगा, ना कि किसी अदर कोर्ट के द्वारा, ठीक है। जो इस एक्ट में ऑफेंस किए गए हैं उनके द्वारा, उनके लिए। सेक्शन 17 बात करें पावर टू अपॉइंट डेजिग्नेटेड कोर्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है ऐसे सेक्शन से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि डेजिग्नेटेड कोर्ट्स को कौन अपॉइंट करेगा। तो डेजिग्नेटेड स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, डेजिग्नेट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन को एज ए डेजिग्नेटेड कोर्ट टू डील विद द ऑफेंस रिलेटेड टू अनफेयर मीन्स और अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट में कोई भी ऑफेंस हो रहे हैं तो उनके लिए एक डेजिग्नेटेड कोर्ट अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ सेशन को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान के कंसल्टेशन से कोर्ट ऑफ सेशन को डेजिग्नेट कर देगा इस एक्ट में ऑफेंस को ट्राई करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा तो अपने को ये लिखना है कि स्टेट गवर्नमेंट चीफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कंसल्ट करने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन को डेजिग्नेट कर देगा इस एक्ट में ऑफेंसेस की ट्रायल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 8 बात कर रहा है एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर रूल। जो ये एक्ट लाया गया है वो इन एडिशन में है, ना कि डेरोगेशन में। जो भी अदर प्रीवियस लॉज प्रिवेल कर रहे थे इस एक्ट के आने से पहले तो उनके एडिशन में है, ना कि उनके डेरोगेशन में। 19 बात कर रहा है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। डिफिकल्ट इस एक्ट में कोई भी अगर डिफिकल्टीज आ जाती है तो उनको रिमूव करने की पावर किसके पास रहेगी। तो ये सेक्शन 19 बात कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अगर डिफिकल्टीज आ रही है तो उनको रिमूव करने की पावर रखता है, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 20 बात कर रहा है कि रूल मेकिंग पावर किसके पास रहेगी। तो यहाँ पे इस एक्ट में रूल बनाने की पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। तो ये था आज का एक छोटा सा अपना राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अदुपयाई अधिनियम 2022 का छोटा सा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन 1992 का जो एक्ट था उसको भी डील करेंगे। वो छोटा सा है, वो सिर्फ आधे घंटे का लेक्चर है, वो अपन उसको जल्दी से निपटा देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज आपके आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लासेज में अपन जो ओपी के जो राजस्थान एपीओ के जो भी सब्जेक्ट्स रह गए हैं उनको डील करेंगे। तो बने रहिए आपके अपने चैनल महाभूत अकेडमी के साथ। और अगर थोड़ा सा भी ये लेक्चर अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस लेक्चर का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।